नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट्स के बेसिस पे कहती है जो कामकाज है सस्टेनेबल फ्यूचर्स को लेकर के, जहाँ पावर सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज करती है। लेकिन आज पर स्किनर के बेसिस की बात करें तो वो कहती है कि ये तो इन्वेस्टमेंट का कामकाज भी करती है, जिसमें कि स्टॉक मार्केट और शेयर सिक्योरिटीज का भी नाम लिखित कहती है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम बड़ा यूनिक है। नाम है इसका किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम से तो काफ़ी स्पष्ट नहीं होता कि आखिर कंपनी क्या करती है, कैसे नहीं करती है। लेकिन उन पहलों को ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। तो स्किनर कहती है जो बिजनेस ऑफ द कास्टिंग इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि सिक्योरिटी एंड द प्रॉपर्टीज की बात, जहाँ पे विंड पावर जनरेशन एंड द रियल एस्टेट्स का कामकाज। और कहती है कंपनी, जो कंपनी के पास है क्या पता है, कंपनी के पास खुद का है लैंड्स, खुद का है बिल्डिंग, खुद का है अपार्टमेंट एंड द ऑफिसेज। कहाँ कहाँ पे? पुणे में, दिल्ली में, इसके अलावा कहती है जो जयपुर में। और इससे क्या लेती है, कम इस अपनी ज़मीन को लेकर के लीज पे लगाती है, बिल्डिंग को लीज पे लगाती है, ऑफिस लगाती है, और उनमें से इनके पास पैसे मिलते नजर आते हैं। इसके अलावा ये कहती है सर्विसेज के अंदर कहते हैं इनोवेशंस दैट द ट्रांसफॉर्म एनर्जी रिसर्च को लेकर कहती है। और इसमें यदि हम देखा है तो केवल और केवल कहती है कि विंड एनर्जी पे इनका कामकाज कहती है, पावरिंग द विंड ऑफ चेंज की बात कहती है, और विंड एनर्जी में इनका कामकाज बनती है, जिसमें इनोवेशन की बात उन्होंने रखी। अब हम जानने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे पिछले 6 महीने की चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 6 महीने से लगातार इनकी स्टॉक की वैल्यूएशन में कमी दर्ज करती नजर आई। लगातार क्या कर रही है, कमी पे कमी दर्ज करती है, लगातार डिमांड घटती जाती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ नई जो मल्टीपल इनके लेयर्स हैं उनको क्या ये स्टेबल कर पाएगी, या लगातार बॉटम टू बॉटम के लिए जो निवेशक उनकी शेयर की वैल्यूएशन गिरती ही जाएगी। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इन कंपनी का फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें, जिसको हम कहते हैं, जहां पे रिस्क एनालाइज करेंगे कंपनी का बिजनेस से। आखिर कंपनी के बिजनेस में रिस्क फैक्टर कितनी है, और रिस्क के बेसिस पे जो सबसे पहला मोटिव होता है ना कोई भी कंपनी, या तो उनको सेल्स बढ़ाना, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट को बढ़ाना, और मार्केट में कितनी परसेंट के रिस्क पे अपने कारोबार को अस्थायी रूप से करते रहना, जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात। यदि हम इनके उच्च पहलू की तरफ ध्यान देंगे तो कंपनी का यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करें आज के टाइम की करंट प्राइस को, तो वो कहती है कि यहाँ तो अंडर वैल्यूड है। कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक, राइट। सेकेंड पार्ट कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे भी देखा गया, यहाँ भी अंडर वैल्यूड है। और मार्केट यदि इसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत भी चलती है तो शायद ये जाना आसान है, जो कि इसके मल्टीपल लेयर जो है रेजिस्टेंस को लेकर के वहां पहुंच सकती है। कई बार हम इसको यदि कंपेयर करने के टाइम पे देखें तो इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग जो इस स्टॉक का पी है और नियर अबाउट सेम की बात कहती है। इसके अलावा इनके पीछे की वजह को समझते हैं, और वो वजह है जो क्या, अर्निंग पर शेयर 182 रुपये पर शेयर कमाती हुई है कंपनी। जब 182 रुपये कमाती है तो नंबर ऑफ शेयर पता है कितना है, 1 करोड़ 4 लाख की बात कहती है। और जो करंट मार्केट की प्राइस है वो करीब 4600 की दर्ज कर, इसकी वजह से मार्केट कैप करीब 4800 करोड़ की बात की। जबकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है जो ये डिविडेंड भी देती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं करते, लेकिन 1 करोड़ 4 लाख के शेयर में, नंबर ऑफ शेयर में 71% से ज्यादा की होल्डिंग कंट्रोल किसके हाथों में है, प्रमोटर के हाथों में कंट्रोल की बात कहती है। अब इसके नेक्स्ट पैदान पे चले तो वो कहती है कि इनमें डेट टू इक्विटी प्लेस की बात, तो ये सब डेटा तो नहीं कहती है, लेकिन चलिए ये सब डेटा तो बकवास की बात। क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना, स्किनर पे ऐसा डेटा मिल जाती है। हमने इसमें स्पेशल किया तो किया क्या, जो समझाने को लेकर के, और वो डेटा ये कहती है जो कंपनी अपनी बिजनेस में केवल और केवल सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे कितने रिस्क फैक्टर में चल रही है, कितनी परसेंट कमाती है, कमाने में सेव करती है, उनको लेकर जानेंगे, जिसके लिए हम कहते हैं रिस्क। और क्या कंपनी डेट्स टू इक्विटी, खास करके जो कर्ज की सिचुएशन से रही है, तो क्या कर्ज कंपनी ले रही है या पे आउट कर रही है।
जबकि करंट रेशियो की नंबर भी 1.65 दर्ज करती है। क्या इसको लेकर के अर्निंग पर शेयर जो 182 रुपये का अर्निंग करता है, क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया? हम इसको भी जरा जानने की कोशिश करें। और लास्ट में कंक्लूसिव मोड में आएंगे कि आखिर कंपनी का रिस्क फैक्टर बेसिस पे रिस्क टू रिटर्न कितनी करती है और रिस्क टू रिवार्ड कितना देती नजर आ रही है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का, जो कंपनी अपने अलग अलग सेगमेंट से डील करती है, क्या सेगमेंट वाइज भी उन्होंने कुछ ऐसा डेटा शामिल करके रखा है या नहीं। यहाँ पे रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो कहती है कि यहाँ पे सेल्स का आंकड़ा जो लगातार बढ़ना चाहिए था, वो कहते हैं कि सस्टेन कर रही है। ओवरऑल ईयर एंड ईयर बेसिस में जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से डेटा निकल के आती, वहां पे कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल करती है। जैसे ही ईयरली डेटा की तरफ देखें तो यहाँ पे कहती है कि यहाँ तो बेटर ही कहती नजर आती है। खास करके 2023 में तो काफी बेटर रहा था। 23 और 24 का जो नंबर है नियर अबाउट सेम की बात कह रही है। क्या अगली कदम क्या कहती है उसको लेकर के जब नंबर की बात करेंगे तो कंपनी का खुद का कारोबार भी करीब करीब 43 करोड़ है। मतलब कंपनी का खुद का कोई बहुत बड़ी कारोबार नहीं है, एक तरह से होल्डिंग के तौर पे बनी है। जो उनके सब्सिडियरी कंपनी है वो अच्छे खासे पैसे सेल करती हैं और उसमें देखा गया कि करीब 1700 करोड़ तक के आसपास के आंकड़ा, उसमें कंपनी प्रॉफिट कितना बुक कर रही है, नियरली 92 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार गिरावट देखने को मिला, चाहे इसके बेसिस पे देखें तो इसके बेसिस पे कहते हैं कि बेटर की बात करें। इसी तरह से दोनों आंकड़ा को समझना जरूरी है। ईयरली ग्रोथ को लेकर देखा गया तो ये कहती है करीब 6500 करोड़ की टर्नओवर कहती है और उसमें मार्केट में करीब करीब 333 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जिसको अभी फर्स्ट पायदान पर तो नहीं रख सकते, इसको थर्ड पायदान पे रखने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने इससे बेटर इन्होंने रिटर्न क्रिएट कर चुका है एज ए सेविंग पार्ट्स। अब एक चीज को देखिए, एक चीज पे ध्यान देने वाली बात है, जब हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखिए हाईलाइट करने की, और वो ये कहता है कंपनी के पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो इनको इतना ज्यादा नहीं है जो इंटरेस्ट की बर्डन को एडजस्ट कर पाए, अर्थात बर्डन बनी हुई नजर आती है, जिसके बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट की नंबर है वो क्या दिखती है, जरा कम हो जाती है। इसको लेकर के जब हमने एक परसेंटेज बाय जो बीएससी डेटाबेस कहती है स्टैंडअलोन डेटाबेस पे, स्टैंडअलोन डेटाबेस कहती है कि इनको लेकर क्या हुआ, कहती है नेट प्रॉफिट का पार्ट और अर्निंग पर शेयर परसेंटेज क्या हुआ। परसेंटेज का तो आंकड़ा आकाश पाताल की अंतर होगी, कहें 43 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी 34 करोड़ की प्रॉफिट ही बुकिंग कर लेती है। कहाँ से? स्टैंडअलोन डेटाबेस। अर्थात कंपनी का खुद का कारोबार में काफी ज्यादा है, ओवरऑल कारोबार में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम दर्ज करती है। और हमने जब नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा तो हमारे सामने समझ में आती है कंपनी ओवरऑल कंपनी जितनी भी कारोबार कर रही है उसमें ओवरऑल 5% की क्या करती है, पैसे को सेव करती है, अर्थात प्रॉफिट करती है। इस 5% की पैसे कमाने को लेकर के, सेव करने को लेकर कितने सारे दिखते की बात करूं जिसको हम कहते हैं रिस्क। उस रिस्क में कहते हैं कि उधार कितना है, किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। क्या प्रॉफिट जितना बुक किया उसके बेसिस पे उधार का नंबर क्या कहती है, तो जानने के लिए हमें बैलेंस शीट को खंगालना पड़ेगा। उससे पहले एक नजर इनके रिस्क एनालिसिस। कंपनी के पास 2 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है जहां पे कंपनी के पास रिस्क दर्ज करती। अगले कड़ी में कहती है जो इनका बैलेंस शीट में जो ये पोजीशंस हैं खास करके कर्ज को लेकर के, कर्ज इन्होंने लगातार बढ़ाई है पिछले पिछले सारे के सारे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आखिर कोई कंपनी कर्ज लेके करती क्या है, कर्ज लेके क्या प्रोडक्टिविटीज में यूज करती है, खाना पूर्ति करती है। यहाँ पे देखा गया प्रोडक्टिविटीज में लगातार बेटर करती हुई नजर आती है, जिससे कह सकते हैं कि इनका आने वाले फ्यूचर्स का बेटर हो सकता है। इसको लेकर के, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, इसी आंकड़ा पे जब हमने इस रिस्क एनालिसिस को देखा तो हमारे सामने निकल के आती है कि 9-5% की नेट इनकम मार्जिन तो हो गई, लेकिन इसके पीछे सेल्स के बेसिस पे डेट आप उधार को देखेंगे तो 16% है। मतलब यहाँ पे क्या था, रिस्क फ्री।
अब आते हैं तीसरे कदम, और तीसरा पहलू कहता है जो इनका प्रॉफिट जो 5% कमा रही है, इसके बेसिस पे 309% की मार्केट में उधार रही है, अर्थात हाथ में कुछ मिला नहीं। ये क्या दर्ज करती है? एक सेंटिमेंटल अपडेट। इसी के आधार पे जब आप निवेशकों का इंटरेस्ट जाने, तो कंपनी में डीआई की भूमिका भी करीब 2% के आसपास रही है, और साढ़े के ज्यादातर किसके पास रही? प्रमोटर एज वेल एज द पब्लिक के पास की बात करूं। प्रमोटर में कुछ बड़े प्लेयर भी हैं जिन्होंने इनके कंपनी को स्टार्ट किया था, जिन्होंने करीब 16% की होल्डिंग, किसी के पास 22% की होल्डिंग रखी है। डीआई की बात करें तो डीआई में कौन से बड़े बड़े कोई बड़े प्लेयर की बात चर्चा नहीं करती, क्योंकि किसी के पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के अंदर की बात करें तो कुछ नाम निकल के आती है, जिसमें कि वन ऑफ फाइनेंसर्स, और इसके अलावा एक और नाम निकल के आता है जिसका नाम क्या, ये सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कंपनी कामकाज करती है या नहीं? कहते नहीं, ऐसा तो नहीं था। इसके अलावा यदि कुछ और पहलू को जरा देखें तो कुछ और नाम भी शामिल है, क्या सुपर इन्वेस्टर है या कंपनी के इंटरनल्स के लिए है। इसके अलावा कुछ और नाम की बात करें तो एक नाम और शामिल आता है, जिसका नाम हमने देखा कि एक नाम है जो सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम, अरुण नेहर, जिन्होंने सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं। काफ़ी सारी कंपनी में इनकी होल्डिंग है, 1-2% के आसपास की होल्डिंग की बात कहती है, और उसको उनको लगता है कि मार्केट इनके पीछे पूरा सा आ सकता है, और निवेशकों का लिस्ट भी करीब 19,000 डिमांड की बात कहती है। कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी अभी फिलहाल सेम है, लेकिन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली, इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो करंट मार्केट की प्राइस है वो काफ़ी ही अंडर वैल्यूड की श्रेणी में दर्ज करती है। सेगमेंट वाइज भी जानना जरूरी है कि आखिर सेगमेंट में किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा कंपनी पैसे कमाने की इच्छा रखती है, तो वो हमें एक झलक देखें तो वो क्या कहती है। एक झलक को लेकर देखते हैं तो वो कहती है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट था इसको लेकर के सितंबर 24 के डेटाबेस जो आई थी, क्या इसमें सेगमेंट वाइज भी डेटा को शेयर किया हुआ था? तो ऐसा सेगमेंट वाइज की डिटेल तो शायद यदि होगा तो शायद बेटर हो सकता है। तो हमने सेगमेंट वाइज के लिए क्लिक किया, तो सेगमेंट वाइज कंपनी का जो डिटेल है उसमें कहती है कि इनका काम का जो विंड पावर जनरेशन जो कि नील है, और जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स की बेसिस पे कहती है कि विंड एनर्जी में हम सस्टेन करती है, और लेकिन इनका रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। इनका कामकाज कहाँ से आता है? स्टॉक मार्केट से आता है। जिनका कामकाज स्टॉक मार्केट से आती है, ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, तो उनके लिए सोचिए किंग कौन हुआ, वो जान सकते हैं। इसके अलावा की बात करें तो इसको कंपेयर करने के लिए कहाँ से कंपेयर किया जा सकता है? बजाज फाइनेंस, इसको इससे नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी से तौर पे देखा जा सकता है, जो उससे कंपेयर करना चाहिए, जैसे एएमसी वाली हो या बजाज होल्डिंग हो। तो इन सभी कंपनियों के लिस्ट में इनका जो नंबर है वो काफ़ी छोटे पैदान पे है, और यदि मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो शायद यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें निवेश कम है, एफआई की भूमिका नहीं, डीआई की भूमिका रही है, जो कि डीआई कभी 4% तक हुआ करती थी। आज के टाइम में डीआई क्या है? काफ़ी कम नंबर के साथ बनी हुई है। ईयर एंड ईयर बेसिस में ग्रोथ में लगातार बेटर करती नजर आई थी, स्टॉक प्राइस लगातार बेटर ही करती नजर आई है। इसके अलावा की बात करें तो कुछ सेंटिमेंटल अपडेट तो फिलहाल इस तरह की नहीं है, लेकिन यदि आप कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो ये देखते हैं कि अभी भी स्टॉक केवल 70% ही चला है बुक वैल्यू से, और कुछ बातें ऐसी भी कहते हैं यहाँ पे रिटर्न इनका लेस की बात कहते हैं, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड नहीं की बात कहती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिविडेंड देना कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ अच्छी बातें थी जो इन कंपनी का पोटेंशियल ठीक ठाक कहती है, यदि इसी अकॉर्डिंग कामकाज करती रहे शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाने में सक्षम हो पाएगा। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटाबेस कह रही है, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।